दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश जीआईसी आश्रम पद्धत प्रवक्ता परीक्षा का वर्ष 2015 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था। इंग्लैंड से आई बैप्टिस्ट मिशनरियों को त्रिमूर्ति में जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड कलकत्ता में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इन्हें विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा कहकर कलकत्ता में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, थॉमस रेलिंग। दोस्तों शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रैले, इनका नाम थॉमस रेलिंग भी था। दोस्तों सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था और आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। तो देखिए थॉमस रेलिंग या थॉमस रैले जो थे, इनको भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल के लिए 1902 में जो एक आयोग बनाया गया था उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे कहाँ पे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लंदन में। दोस्तों भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 23 फरवरी 1931 तक चला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, यानी गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था किस वर्ष में, आपको बताना है। तो उत्तर है दिल्ली दरबार का आयोजन वर्ष 1911 में हुआ था। और दोस्तों दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। और दोस्तों ये विभाजन जो है 1912 से लागू हुआ, जब बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। तो उत्तर है दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का जो क्रम है वो चुनना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति जो है वो क्रम है, सबसे उत्तर में मंगोलिया आपका हो जाएगा, मंगोलिया उत्तर में। उसके बाद दोस्तों उत्तर में मंगोलिया, फिर उसके बाद स्पेन आ जाएगा, फिर मैक्सिको आएगा दोस्तों, और फिर उसके बाद अर्जेंटीना आएगा। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगोलिया, स्पेन, मैक्सिको और अर्जेंटीना। ये उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के अनुसार देशों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्ष पे रहा था? तो दोस्तों अब हम 2018-19 के आंकड़ों में देखें तो फलों में उत्पादन में शीर्ष पर आंध्र प्रदेश है। देखिए आंध्र प्रदेश 2018-19 में फल उत्पादन में पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश अपना तीसरे नंबर पर है फल उत्पादन में 2018-19 के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार। और सब्जियों की बात करें तो 2018-19 में सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल। दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर
मध्य प्रदेश है। तो देखिए फल उत्पादन में 2018-19 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार आंध्र प्रदेश दोस्तों फल उत्पादन में शीर्षस्थ राज्य रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें वन्य जीव अभयारण्य और राज्य दिए गए हैं। तो पाखल मध्य प्रदेश, जो ऑप्शन बी आपका है, पाखल जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि पाखल वन्य जीव अभयारण्य ये आपके तेलंगाना में स्थित है। तो पाखल वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में है। इसके अलावा सही जो सुमेलित हैं उसमें बांदीपुर कर्नाटक में है, सिकरी देवी हिमाचल प्रदेश में, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में। तो आपको बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पाखल मध्य प्रदेश सही सुमेलित नहीं है, जबकि पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है, आपको बताना है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो इसमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता सर्वाधिक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता का प्रतिशत लक्षद्वीप में 88.25%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.84% और चंडीगढ़ में 81.38% है। तो सही उत्तर लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर लक्षद्वीप सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक महिला साक्षरता लक्षद्वीप में है। अगला प्रश्न है, देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी। उत्तर है दोस्तों 1990। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। और दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी और केंद्र राज्य संबंधों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष क्या है, तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के स्थापना का वर्ष 1990 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो उत्तर है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सहायता या फिर समान नागरिक संहिता। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सहायता। दोस्तों मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान में बाद में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट कमेटी यानी एनडीसी। तो एनडीसी की स्थापना दोस्तों 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी का महत्व स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के आधार पर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान के लिए विधिक रूप से मान्य है। तो उत्तर है दोस्तों 10 रुपये। यहाँ पर देखिए भारत में 50 पैसे का सिक्का 10 रुपये तक भुगतान के लिए विधिक रूप से मान्य है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखिए तो 50 पैसे का सिक्का अब प्रचलन में नहीं रह गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1 मार्च 2016। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है और इसमें प्रत्येक गरीब परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल प्रतिमाह दिया जाएगा। और प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 1 जनवरी 2016 से लागू था, जिसे 1 मार्च 2016 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनियन बजट 2016-17। तो ये करंट का था, उस समय जो बजट आया था उसमें प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ समाहित किया गया था। तो वो सेवा कर के साथ समाहित कर दिया गया था। भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष पूर्ण हुई थी, आपको बताना है।
तो उत्तर है दोस्तों भारत में 6वीं आर्थिक जनगणना या इकोनॉमिक सेंसस ये 2013-14, देखिए वर्ष 2013-14 में 6वीं आर्थिक जनगणना जनवरी 13 से अप्रैल 14 के दौरान आयोजित हुई थी और इसकी रिपोर्ट 31 मार्च 2016 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 88वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था, ऑस्कर से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में जो ऑस्कर अवार्ड वितरित किए गए हैं उसमें 93वां ऑस्कर जो था दोस्तों, 93वां ऑस्कर अवार्ड्स, ये 93वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आपको बता दें नोमैडलैंड को मिला है। 93वें एकेडमी अवार्ड जो है करंट में जो है 93वें एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दोस्तों नोमैडलैंड को दिया गया है, तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह 3AC नई ट्रेन का नाम क्या था। तो उत्तर है दोस्तों हमसफ़र। भारत के रेल बजट में दोस्तों 2016 में जो है पूरी तरह 3AC नई ट्रेन हमसफ़र थी। 2019 से रेलवे द्वारा इसमें स्लीपर कोच लगाने की भी व्यवस्था कर दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई है। ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश, चीन, जर्मनी या पाकिस्तान। तो सही उत्तर है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद पूरी तरह सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा से संचालित है और इस उपक्रम के लिए चीन ने 55 मिलियन का वित्तीय सहयोग दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 13वें दक्षिण एशियाई खेल जो साउथ एशियन गेम है 2019, इनका आयोजन स्थल कहाँ प्रस्तावित है। तो दोस्तों 13वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन काठमांडू में किया गया था, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 14वें एशियाई खेलों का आयोजन 2021 में दोस्तों लाहौर में प्रस्तावित था। 2021 में 14वें एशियाई खेलों का जो है ये प्रस्तावित था कहाँ पर, लाहौर पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक ये खेल आयोजित नहीं हो पाए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन है लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो या फजली। तो सही उत्तर है अल्फांसो। देखिए आम की अल्फांसो प्रजाति जो है इसको भारत से निर्यात के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है और इसको हापुस आम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न भी कृषि से संबंधित है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल और रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। सनई, सरसों, जूट या अलसी। तो सही उत्तर है अलसी, जिसको दोस्तों लोकल में तीसी भी कहा जाता है। तीसी या अलसी ये उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में अच्छी तरह से इसकी खेती की जाती है। अलसी के बीज से तेल निकलते हैं, तेल से साबुन बनाया जाता है और इसके पौधों से रेशा निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर रेशे से कपड़े और अच्छी गुणवत्ता वाले पेपर बनाए जाते हैं। जबकि सनई से जूट, जब सनई और जूट से रेशा, सरसों से केवल तेल निकलता है, जबकि तीसी से तेल और रेशा दोनों प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फसलों में कौन सा युग्म भारत के कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है चना और मूंग, चना और अरहर, अरहर और मूंग या मसूर और चना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चना और अरहर। भारत में दालों की सर्वाधिक उत्पादकता चना का जो है और द्वितीय क्रम पर अरहर का है। तो कुल मिलाकर ये जो युग्म है हमारा चना और अरहर, ये दलहन उत्पादन में सर्वाधिक जो है योगदान देता है। दाल उत्पादन में शीर्ष राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों की संयुक्त परियोजना है, या ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो उत्तर है भारत और रूस। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है एक तरफ विटामिन और दूसरे उनके स्रोत। तो विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है, सही सुमेलित है। विटामिन ई ताड़ के तेल से, विटामिन डी कार्ड या कृत तेल से और विटामिन B6 धान की भूसी से।
दोस्तों विटामिन B6 जो है धान की भूसी के तेल से अल्प मात्रा में विटामिन B6 मिलता है। विकल्प डी आपका सही सुमेलित नहीं है। धान की भूसी जो है किसी प्रकार का खाद्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गाजर में विटामिन ए, ताड़ के तेल में विटामिन ई, कार्ड यकृत या कार्ड लीवर ऑयल में विटामिन डी मिलता है और भूसी कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। हालांकि भूसी में अल्प मात्रा में विटामिन B6 मिलता है। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज़ की अल्पता होती है? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन की। दोस्तों, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी के पूरा करने के लिए ही वो कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे घटपाड़ी जो है वो कीट भक्षी पौधा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, किरेटिन या कोलेस्ट्रॉल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, किरेटिन। किरेटिन दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इसका निर्माण सजीवों के शरीर में होता है। मनुष्यों के नाखून और बालों में पाया जाने वाला किरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यहाँ पर देखिए, एक जो है रेखा गणित से प्रश्न आपको लिए पूछा गया है। एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें AB 12 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर और BD 20 सेंटीमीटर है। तो AC की लंबाई आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, A और C की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। यहाँ पर लंबाइयाँ आपकी दी गई हैं। इसको जब आप फार्मूले में सेट करेंगे दोस्तों, AC² + BD² बराबर 2AB² + BC²। तो इस फार्मूले में जब आप सेट करेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला है AC² + BD² बराबर 2AB + BC²। तो यहाँ पर जो सही मान आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा AC = 2 कड़ी में 70। तो 2 कड़ी में 70 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 7 आदमी और 5 लड़के 168 हेक्टेयर फसल 18 दिन में काट सकते हैं, तो 15 आदमी और 5 लड़के 700 हेक्टेयर फसल कितने दिनों में काट पाएंगे? जबकि एक आदमी एक लड़के से 3 गुना अधिक कार्य कर लेता है। तो यहाँ पर एक जो है अनुपात के सूत्र में जब आप लगाएंगे, आदमी मतलब यम, लड़का मतलब बॉय, 3:1 के अनुपात में आदमी 3 गुना काम करता है लड़के से। तो जब आप प्रश्न के अनुसार सही ढंग से सेट करेंगे तो यम1 T1 देखिए, यम1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। जब इस सूत्र से आप सेट करेंगे तो आदमियों में 7m + 5D × 18 बटे दोस्तों 18 जो है T1 यानी समय है। तो जब आप फार्मूले में सेट करते हुए जाएंगे, आगे हल करेंगे तो x का मान 39 दिन आ जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा 39। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि यदि व्यंजक 8x³ - 36x² + 56x - 39 एक पूर्ण घन हो तो x का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो दिए गए हैं 6, 5, 4 और 3, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले x का मान जब आप 1 रखेंगे, x का मान 1 रख देंगे और हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? -11। तो -11 + 6, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से -11 + 6 तो हो जाएगा -5, ये पूर्ण घन नहीं है। -11 - 5 तो -6 हो जाएगा, ये भी पूर्ण घन नहीं है। -11 में से -4 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, ये भी पूर्ण घन नहीं है। और -11 + 3, -11 + 3 ये हो जाएगा -8। ये दोस्तों -8 जो है -2 का घन होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। x का मान 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सॉल्व किया उत्तर प्रदेश GIC प्रवक्ता आश्रम पद्धति प्रवक्ता का 2015 का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र, जो आपके आगामी GIC प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो इसके अलावा जो इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे वो UP PCS प्रारंभिक परीक्षा, RO ARO, लोअर PCS आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।